हाँ, अब पिछले क्लास में हमने स्मृति प्रमाण को देखा था, है ना। जैसे हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा हुई, उसके पश्चात हमने परोक्ष प्रमाण को शुरू किया। परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं। कौन से 5 भेद है परोक्ष प्रमाण के? एक मिनट म्यूट करती हूँ। हाँ, मेरा तो मेरा ये तो एको हो रहा है। एक मिनट एक मिनट। हाँ, अब एक बार अनम्यूट करके देखिए, ठीक है। नहीं मैडम, एक मिनट हाँ, अब नहीं हो रहा है इनको। क्या हुआ मेरे? ठीक है, तो परोक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं? 5 भेद है मैडम। 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और स्मृति, आगम, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, आगम। है ना। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, इनको इसी सीक्वेंस में लेना है, क्योंकि स्मृति प्रत्यक्ष पूर्वक होती है, प्रत्यभिज्ञान प्रत्यक्ष और स्मृति पूर्वक होता है, तर्क स्मृति प्रत्यक्ष और प्रत्यभिज्ञान पूर्वक होता है, अनुमान उसमें तर्क भी बढ़ जाता है, और आगम ये प्रत्यक्ष पूर्वक स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान पूर्वक होता है। इस कारण यही सीक्वेंस दिया गया है। अब आज हम उसमें से दूसरा प्रमाण देखेंगे, प्रत्यभिज्ञान। ठीक, ये परोक्ष प्रमाण का दूसरा भेद है। ध्यान रखना, परोक्ष प्रमाण के 5 भेद है जैन दर्शन के अनुसार, और उन 5 भेदों में हम आज दूसरा भेद देख रहे हैं। देखिए, हो रही है स्क्रीन शेयर जी। देखो, हमने स्मृति प्रमाण का एक सूत्र बचा है। स्मृति प्रमाण की व्याख्या हमने देखी थी कि संस्कारोद्बोध निबंधना तदित्याकारा स्मृति है। संस्कार की प्रकटता, संस्कार यानी धारणा, धारणा की प्रकटता जिसमें कारण है, ऐसे वह रूपी जो ज्ञान है, वह इस आकार वाले ज्ञान को स्मृति या स्मरण कहते हैं। उसका उदाहरण है जो कि हमारा पिछले क्लास में रहा था, स देवदत्तो यथा, ये सूत्र रहा था, जैसे वह देवदत्त है ना। अब स्मृति प्रमाण का एक ध्यान रखना, जैसे हमने आज तक देखा है कि प्रमाण हमेशा निश्चयात्मक ही होता है, चाहे वह परोक्ष प्रमाण हो चाहे वह प्रत्यक्ष प्रमाण। अब ये दोनों भी प्रमाण में ये कंफर्म रहेगा कि यहाँ पर होने वाला जो ज्ञान है वो निश्चयात्मक ही रहेगा, है ना। तो स्मृति के अंतर्गत भी हमें वही देवदत्त है, या ये वह देवदत्त है जो प्रमाण होता है, वो भी कैसा होता है, निश्चयात्मक होता है। अब स्मृति के अंतर्गत 2 चीजें आती है। कभी कभी वो व्यक्ति आपके सामने नहीं भी होता है, तब भी आपको जो स्मरण रूपी ज्ञान होता है वो भी स्मृति प्रमाण है। जैसे हम बैठे हैं और मैं बैठे हुए क्या कर रही हूँ, मेरे माता पिता को याद कर रही हूँ। अब वो मेरे सामने नहीं है, या किसी और को देखकर मुझे उनकी याद नहीं आई, मुझे ऐसे भी उनकी याद आ रही है। तो कभी वस्तु सामने हो जो हमारे धारणा को रिलेट करा सके, या कभी नहीं भी हो, तब भी स्मृति प्रमाण हो सकता है। ठीक, हाँ। अब आगे का देखिए, प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान का शब्दशः अर्थ क्या होता है? पुनः पहचानना, है ना। जो पहले से कोई ज्ञात वस्तु है उसको वर्तमान में प्रत्यक्ष के आधार पर पुनः पहचानना, उसे कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। आज इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? अभी हो रही थी, अब चली गई मैडम।
हाँ हाँ हाँ, वो यहाँ पर होल्ड ऑन आया था मुझे, शायद नेट का ये हुआ था, पर मैंने वापस शेयर की है। आ नहीं रहा लेकिन आ गया। हाँ, अभी देखो, प्रत्यभिज्ञान ज्ञान की व्याख्या यहाँ पर दी है, और व्याख्या के साथ उसी सूत्र में उसके भेद भी बताए हैं। कुछ भेद बताए हैं प्रत्यभिज्ञान के, यहाँ पर 4 भेद आपको बताए गए। लेकिन केवल 4 भेद नहीं होते हैं, प्रत्यभिज्ञान अनेक प्रकार का होता है। ठीक, अब देखिए, दर्शन स्मरण कारणकम। दर्शन यानी क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान, है ना, जो सामने प्रत्यक्ष हो रहा है। और स्मरण यानी स्मृति, कारणकम यानी कारण वाला, संकलनम प्रत्यभिज्ञानम, ऐसा जोड़ रूपी जो ज्ञान है उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। ठीक, अब परीक्षा मुख में व्याख्या क्या दी है? दर्शन स्मरण कारणकम संकलनम प्रत्यभिज्ञान। और यही व्याख्या न्याय दीपिका में क्या मिलती है? अनुभव स्मृति हेतुकम संकलनात्मकम प्रत्यभिज्ञान। अनुभव, वहां पर अनुभव की किसे कहा है? प्रत्यक्ष ज्ञान को कहा है ना। तो वहां पर प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए अनुभव शब्द का प्रयोग है, और यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए दर्शन शब्द का प्रयोग है। ठीक, मतलब यहाँ दोनों जगह पर आप ये मत समझना कि दर्शन दिया है तो वो सामान्य अवलोकन कराने वाला दर्शन है। ठीक, यहाँ पर दर्शन का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष। ठीक, अब देखिए प्रत्यभिज्ञान की व्याख्या क्या है कि प्रत्यक्ष जो सामने वस्तु है जिसे दर्शन शब्द का प्रयोग किया है, तो दर्शन और स्मृति के कारण वाला जो जोड़ रूप ज्ञान है वह प्रत्यभिज्ञान है। और तुरंत इसी सूत्र में उसके भेद बताए, जैसे तदे वेदम, उसके समान, है ना। तत् एव ईदम, वह शब्द बनता है तदे वेदम। तत् यानी वह, एव यानी ही, और ईदम यानी यह है, यह वही है। ये पहला प्रत्यभिज्ञान है जिसे एकत्व प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। दूसरा है तत्सदृशम। तत् यानी उसके, सदृशम यानी समान है, तो यह उसके समान है, यह है सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। फिर तद विलक्षणम, तद यानी उससे, विलक्षणम यानी विलक्षण या भिन्न है, इसे कहते हैं विलक्षण प्रत्यभिज्ञान। और तत्प्रतियोगी, और उससे प्रतियोगी यानी किसी वस्तु का प्रतिरूप बताने वाला, अभाव बताने वाला प्रतियोगी। जैसे मैं उदाहरण दूंगी तो आपको क्लियर होगा। इत्यादि, इत्यादि प्रत्यभिज्ञान के भेद है। इससे भी और बन सकते हैं, पर यहाँ पर हमें 4 ही भेद बताए। एकत्व प्रत्यभिज्ञान जिसका स्वरूप है तदे वेदम, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान जिसका स्वरूप है तत्सदृशम, विलक्षण प्रत्यभिज्ञान जिसका स्वरूप है तद विलक्षणम, और प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान जिसका स्वरूप क्या है? तत् प्रतियोगित्वम। ठीक, अब देखिए प्रत्यभिज्ञान की व्याख्या क्लियर हुई कि अनुभव या प्रत्यक्ष में जो दर्शन हो रहा है वस्तु का, उसके और स्मृति के संयोग से उत्पन्न जो संकलनात्मक ज्ञान होता है, यानी जोड़ रूप ज्ञान होता है, उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर जो बौद्ध मतानुयायी है, उन्होंने शंका उत्पन्न की। क्या शंका उत्पन्न की? कि बराबर है, प्रत्यभिज्ञान की व्याख्या क्या होती है? यह वही है जो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में आप वस्तु को देख रहे हैं, और स्मृति, इन दोनों के आधार पर आपको जो ज्ञान होता है यह वही है, यह प्रत्यभिज्ञान है। फिर प्रत्यभिज्ञान अगर प्रत्यक्ष और स्मृति के आधार पर होता है तो उसे अलग से लेने की क्या जरूरत है? ये उन्होंने कहा। आपको उनका प्रश्न समझ में आया कि आप नहीं उसे एक समझ। तो प्रत्यक्ष में लीजिए या स्मृति में लीजिए, उसे अलग से क्यों ले रहे, है ना। क्योंकि प्रत्यक्ष आपको वर्तमान कालवर्ती पर्याय का जो ज्ञान हो रहा है यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपको भूतकालवर्ती ज्ञान का जो ज्ञान हो रहा है, पर्याय का जो ज्ञान हो रहा है, यह आपका स्मृति प्रमाण है।
तो फिर प्रत्यभिज्ञान को अलग से क्यों ले रहे हो? एक तो उसको प्रत्यक्ष में जोड़ो या फिर स्मृति में जोड़ो। तब आचार्यों ने बताया कि तीनों के विषय अलग है ना। प्रत्यक्ष, स्मृति और प्रत्यभिज्ञान, ये तीनों के विषय अलग है। प्रत्यभिज्ञान में क्या हो रहा है? जो वर्तमान कालवर्ती पर्याय है उस पर्याय का और जो भूतकालवर्ती पर्याय है उन दोनों पर्यायों का संकलनात्मक ज्ञान हो रहा है, जिसे ना आप स्मृति में रख सकते हो, जिसे ना आप प्रत्यक्ष में रख सकते हो, है ना। ये जोड़ रूप जो आपको नया ज्ञान हो रहा है ये प्रत्यभिज्ञान है ना। वो आगे क्लियर होगा। अब एक एक देखते हैं हम। देखिए, इस सूत्र का पहले भावार्थ देखते हैं। इस सूत्र में जो 4 प्रत्यभिज्ञान के प्रकार बताए हैं उनको देखिए। पहला है तदेवेदम, यह वही है। यह जो ज्ञान है इसे कहते हैं एकत्व प्रत्यभिज्ञान। जब वर्तमान में दिखाई देने वाली वस्तु को पूर्व में देखी हुई वस्तु उसी वस्तु के रूप में पहचाना जाता है। जैसे, अरे यह वही मंदिर है जो मैंने बचपन में देखा था, है ना। वही होना, पूर्व में देखा हुआ मंदिर और वर्तमान में जो मंदिर हम देख रहे हैं दोनों में क्या होना? सेम एकत्व का होना, दोनों सेम होना, है ना। जैसे ये वही टीचर है जिसे मैंने पिछले वर्ष देखा था या जिसके मैंने पिछले वर्ष में प्रवचन सुने थे, या ये वही पुस्तक है जो मेरे लाइब्रेरी में थी। तो सेम ही चीज को जो आपने पास्ट में देखा था और आप प्रेजेंट में देख रहे हो उसे कहते हैं एकत्व प्रत्यभिज्ञान। ठीक। फिर दूसरा है सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। मैम सूत्र कौन सा है मैम? जी जी पद्मिनी जी। मैम सूत्र नंबर मैम? सूत्र 5 5वां सूत्र है 3रे परिच्छेद का। ओके। अब उसमें है तत्सदृशम। तत्सदृशम यानी उसके सदृश। यहाँ पर जो पूर्व में देखी हुई वस्तु है उसे वर्तमान में देखी गई वस्तु के साथ समानता का ज्ञान कराना, वह सादृश्य प्रत्यभिज्ञान है ना। जैसे ये दोनों वस्तुएं अलग अलग है, पूर्व में आपने जो वस्तु देखी थी वो भी अलग है, वर्तमान में जो वस्तु आपको दिख रही है वो भी अलग है, लेकिन उसमें आप समान गुण देख रहे हैं। जैसे यह बालक अपने पिता के समान दिखाई देता है, उसके पिता अलग है, बालक अलग है, लेकिन इन दोनों में आपको समान गुण नजर आ रहे हैं। तो ये भी प्रत्यभिज्ञान। में जो आप बाहुबली की मूर्ति देख रहे हो और भूतकाल में अपने श्रवण बेलगोला में जो बाहुबली जी की मूर्ति देखी थी, इन दोनों में क्या करी है आपने? समानता दिखाई है। तो दोनों मूर्तियां अलग है, पर जब उनमें समानता दिखाई दी जाती है तब वह होता है सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। उसके लिए क्या आया है? तत्सदृशम। फिर उसके आगे शब्द है तत्विलक्षण। यह उससे विलक्षण है, यानी यह उससे भिन्न है। 5वें सूत्र में ही यह शब्द है, ध्यान रखना। प्रत्यभिज्ञानम के बाद आता है तदेवेदम तत्सदृशम तद्विलक्षणम। मिला? अब यहां पर क्या है, जब वर्तमान के वस्तु को देखकर और पूर्व में देखी हुई वस्तु इन दोनों में भिन्नता दिखाई देती है, तब इसे कहते हैं विलक्षण प्रत्यभिज्ञान। जैसे यह मूर्ति जो मैं देख रहा हूं या देख रही हूं वह उस मूर्ति से अलग है, यह भी प्रत्यभिज्ञान। ये कौन सा प्रत्यभिज्ञान है? वे सादृश्य विलक्षण प्रत्यभिज्ञान। कुछ भी कहिए, कहीं कहीं पर वे सादृश्य शब्द आता है किसी किसी न्याय ग्रंथ में, और कहीं कहीं पर विलक्षण प्रत्यभिज्ञान शब्द आता है। दोनों का अर्थ समान है। जैसे मैं पुस्तक देख रही हूं, यह पुस्तक उस पुस्तक के समान नहीं है। ये जो प्रत्यभिज्ञान है ये है वही सादृश्य या विलक्षण प्रत्यभिज्ञान। और चौथा है प्रतियोगी। अब इसे अच्छे से समझना। जब किसी स्थान पर किसी वस्तु का अभाव जाना जाता है
प्रतियोगी का अर्थ ही क्या होता है, वहां पर उस वस्तु का अभाव बताया जाता है। जैसे जैन रामायण का एक उदाहरण हमें न्याय के ग्रंथों में मिलता है। जैसे राम और सीता और लक्ष्मण ये तीनों वनवास में गए और किसी व्यक्ति ने राम के साथ सीता को देखा। तो राम के साथ सीता को देखने के बाद ये ज्ञान होना कि लक्ष्मण के साथ उर्मिला नहीं है। मतलब राम और सीता को देखकर जिसका अभाव है, अभाव किसका है, उर्मिला का। मिला। तो सीता को देखकर उर्मिला के अभाव का ज्ञान होना, इसे कहा जाता है प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान। ठीक, अब ये विलक्षण और प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान में अंतर, सूक्ष्म अंतर है, वो मैं आपको आगे लूंगी। ठीक, अभी इनके उदाहरण देखिए जो कि अगले सूत्र में बताए हैं। देखिए छठा सूत्र, यथा स एवायम देवदत्तः। यथा यानी जैसे, जब जब भी सूत्र के प्रारंभ में यथा शब्द आए तो समझना इसके आगे दृष्टांत दिए जाएंगे, है ना। अब यथा यानी जैसे, स एवायम देवदत्तः, स एव अयम, स यानी वह, एव यानी ही, अयम यानी यह। देवदत्त, देवदत्त है, यह वह यह ही देवदत्त है, या यह वही देवदत्त है, कुछ भी है ना। इसमें ये कौन सा है प्रत्यभिज्ञान, यह वही देवदत्त है। एकत्र। हाँ, ये सादृश्य, एकत्व प्रत्यभिज्ञान है ना। गो सदृशो गवयः, यह गवय गाय के समान है। ये सदृश यहाँ हो पर गया। कौन सा आएगा, सदृश, सादृश्य सदृश्य। प्रत्यभिज्ञान, बराबर। गोवी लक्षणो महिषः, गाय से, लक्षण। हाँ, महिष यानी हमें तो भैंस शब्दशः इसमें ही विलक्षण बीच में है। ही डाला है, गो विलक्षणो महिष यानी विलक्षण प्रत्यभिज्ञान। गो, हाँ, गो विलक्षणो महिषः, गाय, गाय से भैंस भिन्न है। विलक्षण यानी भिन्न, है ना। ईदम अस्माद दूरम, इससे, यह इससे दूर है। जैसे यहाँ पर आपको अभी एग्जाम्पल जो बताया था, इसमें क्या है, सीता से उर्मिला दूर है, सीता को देखकर जो दूर है उसका आपको ज्ञान हो रहा है, वह क्या है, प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान, है ना। यह वह वृक्ष है जो मैंने कल किताब में देखा था, आज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कल मैंने किताब में पहली बार ड्रैगन फ्रूट का चित्र देखा था, आज मुझे मार्केट में ड्रैगन फ्रूट नजर आ रहा है ना। तो ये क्या है, सारे प्रत्यभिज्ञान है। ठीक, तो इस सूत्र में आपको क्या दिया है, दृष्टांत दिया है। दृष्टांत क्या दिया है, तो यह वही देवदत्त है, ये एकत्व प्रत्यभिज्ञान का दृष्टांत है। गाय के समान नील गाय है, या गाय के समान नील गाय होती है, गवय होता है, वह सादृश्य प्रत्यभिज्ञान है। गाय से भिन्न भैंस है, यह विलक्षण प्रत्यभिज्ञान है। और यह इससे दूर है, यह क्या है, प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान है ना। ऐसे चार बताए हैं। अब देखिए, विलक्षण प्रत्यभिज्ञान में भी भिन्नता दिखाई जाती है और प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान में भी भिन्नता दिखाई जाती है। सीता और उर्मिला, इनका संबंध दिखाया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। जब विलक्षण प्रत्यभिज्ञान की चर्चा होती है तब यहाँ पर भिन्नता के साथ दोनों वस्तु विचार में होती है। जैसे गाय और गवय, समझ लीजिए, गाय और गवय। अब विलक्षण प्रत्यभिज्ञान का दृष्टांत क्या है, यह गाय और भैंस है मैम। हाँ ठीक है, गाय और भैंस ले लीजिए, गाय और भैंस, तो यह गाय उस भैंस से भिन्न है। तो इसमें आप भैंस को भी जान रहे हैं, आपके विचार में है, और गाय भी आपके विचार में है ना। तो यहाँ पर दोनों का इक्वल ज्ञान हो रहा है। जो भिन्नता आप दिखा रहे हो, इन दोनों का इक्वल ज्ञान हो रहा है। लेकिन प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान में जो अभाव है, जिसका अभाव है,
उसकी स्मृति अधिक रहती है। यानी सीता और उर्मिला, अब यहाँ पर उर्मिला आपके सामने नहीं है ना, पर उर्मिला जहां दूर है, जिसका अभाव है, उसकी स्मृति अधिक है। सीता आपका मुख्य विषय नहीं है। सीता को देखकर आप उर्मिला को याद कर रहे हो। ध्यान रखना, जैसे आपके सामने भैंस है, तो भैंस को देखकर आपने क्या जान लिया, यह भैंस गाय से भिन्न है। तो स्मृति में गाय है और सामने आप भैंस को भी क्या कर रहे हो, इक्वल रूप में जान रहे हो। लेकिन प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान में क्या होता है, आपके सामने सीता है और उर्मिला कहीं दूर है ना। तो सीता को देखकर आप उर्मिला का ज्ञान कर रहे हो, लेकिन उर्मिला आपकी मुख्य है। यहाँ पर जो आपके सामने नहीं है वो आपका मुख्य है विषय। लेकिन उर्मिला का प्रतियोगी ज्ञान तो हमें प्रत्यभिज्ञान पहले होना ही है। जी। मैम जब हमने सीता को देखा तो हमारे ज्ञान में उर्मिला थी, इसीलिए हमने कंपेयर किया कि बराबर उर्मिला नहीं है। तो वो बराबर है ना। विलक्षण में भी हो सकता है मैम, जैसे भैंस को देखा हाँ। तो गाय के बारे में या गाय की स्मृति आई। इसीलिए मैंने ये दिया आपको, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। हाँ, yes, देखिए इन दोनों में क्या होता है कि यहाँ पर दोनों भिन्न वस्तु जो है, विलक्षण में क्या होता है, उनका दोनों का तुलनात्मक अध्ययन होता है। एक्चुअली प्रत्यभिज्ञान में तो yes, तुलनात्मक ma'am. अध्ययन ही होता है, लेकिन जो विलक्षण प्रत्यभिज्ञान है, इसमें दोनों भिन्न वस्तुओं का तुलनात्मक ज्ञान होता है, और जो सामने Yes. वस्तु है उसको मुख्य रखा जाता है ना। अब प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान में क्या होता है, यहाँ पर जो वस्तु नहीं है मिसिंग उसको मुख्य रखा जाता है ना। जो दूर है, जो इस वस्तु से दूर है, उसका ज्ञान यहाँ पर मुख्य रूप से होता है। तो किसी वस्तु के नहीं होने का ज्ञान यहाँ पर होता है। ये होता है प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान। ठीक। Yes, हाँ ma'am. मैडम। अब देखिए मैम जी इसमें एक जी एग्जाम्पल लिया था वैश्य लक्षण में, कल खाई मिठाई से इस नमकीन का स्वाद भिन्न ही है। हाँ। तो यानी दोनों नहीं, कैटेगरी से जैसे कंप्लीटली डिफरेंट है, तो विलक्षण हो गया। नहीं, ये जो है ना, हाँ, अब इसके आगे जाइए। मैंने उस दिन जो मिठाई खाई थी ना, वो इससे ज्यादा अच्छी थी, वो ज्यादा अच्छी थी। आप मुख्य किसे कर रहे हो, जो दूर है, ये है दिखाई नहीं, हाँ प्रतियोगी, अभी। यस, है ना, ये प्रतियोगी हुआ। ठीक। अभी देखिए प्रत्यक्ष, स्मृति और प्रत्यभिज्ञान में क्या अंतर है। प्रत्यक्ष में क्या होता है, इंद्रियों के माध्यम से कहो या आत्मा के माध्यम से कहो, जो सामने पर्याय होती है उनका ज्ञान होता है। आत्मा से भी जो उनके सामने वर्तमानगत पर्याय है, जैसे केवल ज्ञान में उनके लिए सारे एक समय में ही तीनों काल वर्तमानगत होते हैं, वे आत्मा से उसे प्रत्यक्ष करते हैं। ठीक। अब न्याय में इंद्रियों को मुख्य रखा गया है, तो इंद्रियों के आधार से देखिए, प्रत्यक्ष ज्ञान हमें कब होता है, जब हम इंद्रियों के माध्यम से सामने वर्तमान में रही हुई वस्तु को स्पष्ट रूप से जानते हैं, है ना, वो प्रत्यक्ष है। स्मृति में क्या होता है, जो पूर्व में अनुभव की गई वस्तु है उसका स्मरण होता है। यानी भूतकालवर्ती जो पर्याय है उसको आप प्रत्यक्ष रूप, मतलब स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष नहीं, जो प्रमाण का लक्षण है, निश्चयात्मक रूप से आप स्मरण कर रहे हो, वो स्मृति है। पर किसको, पूर्व में जानी हुई पर्याय को, है ना। और प्रत्यभिज्ञान में क्या होता है कि वर्तमानगत जो अनुभव है और पूर्व जो स्मृति है, इन दोनों के आधार पर जो एकत्व प्रत्यय वाला ज्ञान होता है वह प्रत्यभिज्ञान है। इसमें वर्तमान कालवर्ती पर्याय और भूतकालवर्ती पर्याय ये दोनों कार्य करते हैं। ठीक। बराबर। प्रत्यक्ष में केवल वर्तमान चीजों का ही अनुभव होगा, स्मृति में केवल पूर्व संस्कार जो कि आपके धारणा में रहे, जो कि आपके धारणा में है, संस्कार में है, उनका ही स्मरण होगा। पर प्रत्यभिज्ञान में वर्तमान अनुभव के साथ पूर्व की स्मृति भी होगी। ठीक। जैसे यह एक व्यक्ति है, मेरे सामने कोई व्यक्ति है, तो ये कौन सा प्रमाण होगा, कौन सा ज्ञान होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष होगा। है ना। मुझे वह व्यक्ति याद है, यह कौन सा होगा, स्मृति प्रमाण।
और यह वही व्यक्ति है जिसे मैंने कल देखा था। यह कौन सा होगा? प्रत्यभिज्ञान, है ना। तो प्रत्यक्ष में क्या होता है? नया ज्ञान प्राप्त होता है। स्मृति में क्या होता है? पूर्व जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसका पुनः उदय होता है। जो धारणा में आपका गया था, जिसका आपने पूर्व में निश्चय किया था, वही ज्ञान आपको क्या होता है? पुनः उसका उदय होता है। और प्रत्यभिज्ञान में एक नया निश्चयात्मक ज्ञान होता है। इसीलिए प्रत्यभिज्ञान प्रमाण है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान कालवर्ती पर्याय और भूत कालवर्ती पर्याय, इन दोनों की एकता दिखाई जाती है। और इन दोनों की एकता ना प्रत्यक्ष से सिद्ध हो सकती है, ना अनुमान से सिद्ध हो सकती है। ये दोनों की एकता वाला प्रमाण ही प्रत्यभिज्ञान है। तो यहाँ पर भी आपको एक नया निश्चयात्मक ज्ञान होता है, इसीलिए प्रत्यभिज्ञान भी प्रमाण है। ठीक। मैम थोड़ा सा एक जिज्ञासा यहाँ पे है, जैसे आपने कहा प्रतियोगी में अभाव है, जिस चीज का अभाव है उसका ज्ञान कर रहे हैं तो वो प्रतियोगी है। लेकिन आपने डेफिनेशन शुरू में दी है प्रत्यक्ष ज्ञान की, दर्शन प्लस स्मृति। तो दर्शन तो हो नहीं रहे हैं, एक सेक्शन तो नहीं हो रहा, दर्शन प्लस स्मृति। स्मृति तो आप कर रहे हैं, दर्शन तो उर्मिला के नहीं हो रहे हैं दर्शन ना। आपको सीता को देखकर, आपको उर्मिला की याद आई ना। दर्शन सीता के तो हो रहे हैं ना। मतलब देख तो किसी और को रहे हैं ना। देखो जैसे विलक्षण प्रत्यभिज्ञान है, उसमें आप क्या कर रहे हो? भैंस के दर्शन कर रहे हैं। भैंस को देखते हुए आपको ये ज्ञान हो रहा है कि वो गाय से भिन्न है। करेक्ट है ना। तो दर्शन भैंस का होकर आपको गाय का भी ज्ञान हो रहा है, या गाय के आधार पर आपको भैंस भिन्न है ये नजर आ रही है ना। तो यहाँ पर भी सीता के आधार पर आपको दूर रही हुई जो उर्मिला है, सीता जी के दर्शन हो रहे हैं, और उर्मिला की स्मृति के आधार पर आपको उसके अभाव का ज्ञान हो रहा है ना। तो दोनों भी है। ठीक। अच्छा मैम एक सिचुएशन, अभाव का ज्ञान मुख्य है। एक मिनट मैम, यहाँ पे एक सिचुएशन आती है, मान लीजिए खाली राम को हम देख रहे हैं, ना सीता को देख रहे हैं, ना लक्ष्मण को देख रहे हैं, ना उर्मिला को देख रहे हैं, हम खाली राम को देख रहे हैं, लेकिन हमारी स्मृति में सीता है, राम और सीता की जोड़ी है। उस समय मतलब हम सीता का जो ज्ञान आ रहा है वो क्या चीज है? प्रातियोगिक होगा सर। देखो अगर आप राम को देख रहे हो तो आपको शत्रुघ्न की याद आ रही है। देखो समझो, एग्जाम्पल दो। देखो एक सेम एग्जाम्पल के साथ आप विपरीत जो उसका उदाहरण है या उत्तर है वो नहीं देख सकते। जैसे ये भी हो सकता है, राम और लक्ष्मण को साथ में देखकर आपको शत्रुघ्न की याद आ गई, भरत इनसे दूर है ना। तो भरत के अभाव का ज्ञान आपको होना, ये प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान है। लेकिन सर का क्वेश्चन है कि राम को देखा और सीता जी की याद आई, तो उसे लक्षण कहेंगे या प्रतियोगी कहेंगे? प्रतियोगिता ही होता है, प्रतियोगिता ही होता है। हुआ तो प्रतियोगी। देखो जिनके अभाव, देखो इन दोनों को इतना समझो, जहां पर दोनों को भिन्नता बताई जाती है, तुलना बताई जाती है, वो वही लक्षण, और जहां पर अभाव बताया जाता है वह प्रतियोगी है ना। तो सर ये प्रतियोगी में आ गया क्योंकि इसमें सीता का अभाव बताया हमने, प्रतियोगी हो तो गया। अगर आपको सीता मुख्य रूप से याद आ रही है, राम को देखते ही सीता के अभाव का ज्ञान हो रहा है, तो वह प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान। और राम और सीता में आप तुलना कर रहे हो कि राम ऐसे है सीता वैसी है, तो ये जो भिन्नता दिखाई जा रही है वो भी लक्षण है ना। और सर आपने जो बोला कि राम को देखकर भरत का, तो वो लक्षण में आ जाएगा क्योंकि हम उन्हीं को कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, कि राम ऐसे दिख रहे हैं जबकि कंपेयर किया हमने, हमें बस याद आई भरत की, भरत के अभाव की याद आई है ना। हाँ, जब भरत और राम के गुणों को अगर हम भिन्नता दिखाएंगे या उनके गुणों को लेकर चर्चा करेंगे तब वो विलक्षण होगा। जब उन दोनों में तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तब वह विलक्षण होगा। तो समझे कि जिस चीज को मिस करेंगे वो प्रतियोगी हो जाएगा। हाँ बराबर। अभाव मिस करना अभाव ये, और उनकी कंपैरिजन करना विलक्षण। विलक्षण में ये तो स्पेशली तब होता है जब घर में कुछ अच्छा खाना बनाया हो और बच्चे नहीं हो तो हम मिस करते हैं उनको,
तो हम लोग प्रातियोगिक हाँ। प्रत्यभिज्ञान करते उस टाइम में। ये हो सकता है। देखो जैसे किसी की फेवरेट चीज बनाई, आपको पता है कि आपके यहाँ पर समझो समता है, समता को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो गुलाब जामुन बनाते ही आपको समता की याद आ गई, याद है। Yes. समता की स्मृति हो गई, उसके अभाव का ज्ञान हुआ क्योंकि उसको बहुत पसंद है। हम्म, तो ये प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान हो सकता yes. है ना। हाँ, अब देखो प्रत्यक्ष के उदाहरण, यह वृक्ष है, यह एक गाय है, यह लाल फूल है, जो पहली बार आपको ज्ञान हो रहा है ना। यह जो नया ज्ञान आपको स्पष्ट निर्मल तरीके से हो रहा है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। यह मंदिर बहुत बड़ा है, आप आंखों के सामने देख रहे हैं, यहाँ घंटी बज रही है, घंटी आपके सामने है, ये सारे प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक। फिर उसके बाद देखिए स्मृति। स्मृति में मैंने इसलिए शुरुआत में कहा था कि स्मृति में कोई वस्तु आपके सामने हो या ना हो, आपको बस स्मरण हो रहा है, स्पष्ट रूप से स्मरण हो रहा है, यानी निश्चयात्मक, तो वह स्मृति प्रमाण है ना। तो उसके उदाहरण है, जैसे मुझे अपने बचपन का विद्यालय याद आता है, मैं बैठी हूँ और मुझे मेरे स्कूल की याद आ रही है कि मेरे स्कूल में इतने क्लासेस थे, इतने क्लासरूम थे, इतने बेंचेस थे, जो मुझे याद आ रही है वह स्मृति प्रमाण है, वह स्मृति ज्ञान है। मुझे मेरे दादी की बातें याद है, जब मैं छोटी थी तो दादी मुझे कहानियां सुनाई दे करती थी, तो मुझे वो कहानियां याद है, यह क्या है, स्मृति ज्ञान है। मुझे पिछले वर्ष का प्रवचन याद है, मैं पिछले वर्ष पर्युषण पर्व में प्रवचन सुनने के लिए गई थी, वो मुझे अच्छे से याद है, ये भी स्मृति प्रमाण है ना। मुझे अपने पुराने मित्रों की याद आ रही है, मुझे अपने गांव का घर याद है, ये सब स्मृति प्रमाण है। तो यहाँ पर जो अपने पिछले अनुभव है, जो भूतकाल में हमारे अनुभव रहे हैं, संबंध रहे हैं, स्थान रहे हैं, इनको वर्तमान में भी हमारे साथ जोड़कर रखता है, वह स्मृति प्रमाण है। तो आगम में सिद्धांत के अनुसार स्मृति प्रमाण कौन सा होगा, जाति स्मरण ज्ञान, है ना। जैसे मुख्य प्रत्यक्ष के अंतर्गत हम केवल ज्ञान को रखते हैं, गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान में वे क्या कर रहे हैं, वर्तमान काल में ही सभी पर्यायों को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो वो उनका प्रत्यक्ष प्रमाण है क्योंकि उनको केवल ज्ञान हुआ है। अब दूसरा, जाति स्मरण ज्ञान के आधार पर पिछले जन्म की जहां तक आपने संगी के भव किए हैं, जाति स्मरण ज्ञान में आपको कौन कौन से भव याद आएंगे, जो कि आपने संधि पंचेंद्रिय के भव किए हैं उतने ही याद आएंगे। तो भले ही पीछे आपने 2, 3, 4 जितने भी संधि पंचेंद्रिय के भव किए हैं, उन भवों में आपने क्या क्या किया, उन भव के आपके सारे जो जो भी हुए हैं घटनाएं, वो आपको स्पष्ट रूप से याद आ रही है। मैम इसका मतलब जो एक निश्चयात्मक, इंद्रिय में अगर हम पिछले भव में एक इंद्रिय में थे, तो अगर जाति स्मरण हुआ तो पिछले भव का तो फिर नहीं, एक इंद्रिय फिर आपको नहीं पिछला दिखेगा। भव याद नहीं नहीं आएगा, होता। आपको अपने जन्म से लेकर आज तक का ही याद आएगा। केवल जाति संधि। स्मरण ज्ञान में, हाँ हाँ। देखिए मैं बताती हूँ, जाति स्मरण ज्ञान में अगर पीछे आपने पिछला भव एक ही पंचेंद्रिय का किया था, उसके पहले आप एकेंद्रिय बेंद्रिय में थे, तो आपको एक ही भव याद आएगा, ओके। है ना। जहां तक आपने पंचेंद्रिय के भव किए हैं, वहां तक के ही भव याद आ सकते हैं। संधि पीछे पंचेंद्रिय या केवल पंचेंद्रिय? नहीं, संधि पंचेंद्रिय, जहां पर आपको द्रव्य मन रहा हो, ओके। उतने ही भव याद आते हैं। तो उतने भवों में घटी हुई घटना जब आपको निश्चयात्मक रूप से स्पष्ट होती है, तब उसे आप क्या कहते हो, प्रमाण कहते हो, वो आएगा स्मृति प्रमाण, है ना। और फिर तीसरा है प्रत्यभिज्ञान। आपने क्षत्र चूड़ामणि सुना है? यस मैम। हाँ मैम। क्या है क्षत्र चूड़ामणि में, किसका वर्णन है? वादी भी जीवनधर कुमार का वर्णन है ना? जीवनधर कुमार, हाँ। है ना। तो जब उसके संबंधी उसे देखते हैं तो कहते हैं ये वही तो ये तो जीवनधर है। जब उनको वो ज्ञान हो जाता है तो वो क्या है, प्रत्यभिज्ञान। अब ऐसे उदाहरण आप देखना कि जब मुझे इस बुक का ज्ञान हो रहा है जो मैंने कल ही देखी थी, तो ये कौन सा प्रमाण है, प्रत्यभिज्ञान। जब मुझे स्मृति होती है तो वो कौन सा प्रमाण है, स्मृति प्रमाण।
जब मैं प्रत्यक्ष रूप से वस्तु को देख रही हूं, एक देश से मुझे ज्ञान हो रहा है, तो वो है साम्यवहारिक प्रत्यक्ष, है ना। अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान की तो शक्यता कम है, इसलिए मुख्य प्रत्यक्ष की बात में नहीं करती। ठीक, अभी तो शक्यता उसकी कम है ना। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या केवल ज्ञान जिसे हुआ है उसे स्मृति प्रमाण, प्रत्यभिज्ञान ज्ञान प्रमाण हो, चलो ठीक है, स्मृति प्रमाण हो सकता है? नहीं, उन्हें तो उसकी प्रत्यक्ष दिख ही आवश्यकता रहा है, ही तो उन्हें नहीं है। स्मृति की जरूरत ही नहीं है। हाँ, एक क्योंकि उनको भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों कालों की पर्याय एक समय में स्पष्ट हो रही है, तो उनको स्मृति प्रमाण नहीं हो सकता। उनका मुख्य प्रत्यक्ष ही इतना स्पष्ट है कि उनको अन्य प्रमाणों की आवश्यकता ही नहीं है ना। अब देखिए प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान वह ज्ञान है जिसमें क्या होता है, वर्तमान में देखी गई वस्तु का पूर्व स्मृति के आधार पर हम पहचानते हैं, है ना। ये एकत्व प्रत्यभिज्ञान के उदाहरण है। एक्चुअली मैंने ही आपको पूछना चाहिए था कि ये कौन सा प्रत्यभिज्ञान है बताइए, लेकिन ये पांचों के पांचों एकत्व ही है, इसलिए मैंने पूछा नहीं। ठीक, देखो, अरे यह वही शिक्षक है जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। कौन सा प्रत्यभिज्ञान है? एकत्व, क्योंकि टीचर सेम है, टीचर बदले नहीं है ना। तो ये वही टीचर है जो मुझे बचपन में पढ़ाते थे, आज भी वो यहीं पर है ना। अरे ये वही मंदिर है जहां पर मैं बचपन में आई थी, फैमिली ट्रिप निकली थी और हम गए थे बचपन में गिरनार जी के दर्शन करने के लिए, जब मैं 5 साल की थी। और उसके बाद सीधा इतने वर्षों के बाद मैं आज जा रही हूँ, तो मैं जाते ही देखते ही मुझे स्मृति हो आई, अरे ये तो वही मंदिर है, यहाँ पर तो मैं बचपन में आई थी। ये क्या है? एकत्व प्रत्यभिज्ञान। ये वही पुस्तक है जिसे मैंने पिछले वर्ष खरीदा था। मैंने पिछले वर्ष खरीदा, 2-4 दिन पढ़ लिया, फिर मेरा इंटरेस्ट चला गया पढ़ाई से और मैंने रख दी। और 1-2 साल के बाद क्या हुआ, मुझे वो किताब मिली और वो किताब देखते ही यार इसे तो मैंने पिछले वर्ष खरीदा था। ये अक्षर है जिसे मैंने 5 वर्ष पहले लगाया था, है ना। ये भी एकत्व प्रत्यभिज्ञान है, भले ही वो वृक्ष आज बड़ा हुआ, लेकिन वृक्ष तो सेम है। ठीक, और ये वही सड़क है जिससे हम पहले भी गए थे। कभी आप जाते हो, कभी आप नए रास्ते पर जाते हो और बहुत दिनों बाद आपको याद आता है कुछ वर्षों पहले मैं इस रास्ते से गुजरा था, देखकर, है ना। तो ये भी क्या है? एकत्व प्रत्यभिज्ञान। यह वही है, तदेवेदम। ठीक, अब देखिए, यह व्यक्ति उसके पिता के समान दिखता है, ये जो उदाहरण मैंने लिए है ना। यह चित्र उस चित्र के समान है। जो समानता दिखाता है वो क्या है? सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। ये पौधा नीम नहीं, पीपल है। ये पौधा है पर ये नीम नहीं हो सकता, क्योंकि नीम पे मुझे स्मृति है, नीम के पत्ते अलग होते हैं, ये तो पीपल का पौधा है। ये कौन सा है? वही सादृश्य, विलक्षण प्रत्यभिज्ञान। ये पुस्तक जो भारतीय दर्शन है ये भिन्न है, मैंने तो जैन दर्शन की किताब देखी थी। तो ये भिन्नता का दर्शन जहां पर होता है वो होता है वही सादृश्य। ठीक, देखो इसमें आपने जो मिठाई का उदाहरण दिया ना, वैसा ही है। अरे ये छात्र जो है ना, वो उस छात्र से लंबा है, वो तो छोटा था, जो यहाँ पर नहीं है, उसका अभाव है यहाँ पर मुझे वो स्पष्ट है। अरे वो छोटा था, पिछले साल मैंने जो खीर खाई थी आपके यहाँ पर ही, वो खीर आज की खीर से ज्यादा अच्छी थी। मुझे वो जो अभाव है ना, उसका ज्ञान स्पष्ट रूप से है। वो क्या है? सब प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान, है ना। प्रत्यभिज्ञान के कितने भेद हुए? अब हमें आगे बढ़ना है। चार। कौन कौन से 4 भेद है? एकत्व, सादृश्य, वैलक्षण, प्रातियोगिक। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है? मैम सादृश्य और विलक्षण में प्रत्यभिज्ञान से ज्यादा लेकर अंतर नहीं अगर है कोई ना? बड़ा प्रश्न जी। सादृश्य और विलक्षण में ज्यादा अंतर नहीं है ना मैम? हाँ, सादृश्य में समानता दिखाई दी जाती है और विलक्षण में भिन्नता दिखाई दी जाती है ना। बस इतना ही अंतर है। जहां समानता दिखाएंगे वह सादृश्य, जहां पर तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, वह विलक्षण। ठीक, अब प्रत्यभिज्ञान से लेकर अगर कोई बड़ा प्रश्न आए तो आप लिख सकते हो। हाँ, लिख सकते हैं मैडम। अब इसके आगे जी, अब इसके मैम, आगे शुरू होगा तर्क प्रमाण। सादृश्य और
मैम सादृश्य और एकत्व में कैसे डिफरेंस, क्योंकि उसमें आपने जो फोटो दिखाया था कि ये इस व्यक्ति को देखकर लग रहा है कि वो उसके पिता है करके, तो इसमें हाँ, ये स्मृति सादृश्य हुआ। एकत्व नहीं, क्यों नहीं हुआ एकत्व करके? में वो वही है। देखो, अच्छा, आप उनको उदाहरण देखकर को मुझे पुनः किसी देखो। और के पिताजी का याद आया। ओके ओके। नहीं, एकत्व में वही व्यक्ति आपको कुछ वर्षों बाद दिखा, हाँ हाँ, यस मैम। वही चीज आपको दिखी, वो एकत्व। जैसे स्कूल में मुझे कोई एक टीचर पढ़ा रहे थे और बहुत यस वर्षों मैम। बाद आज मुझे वापस वो स्कूल में दिखे, या किसी ने यस मुझे मैम। फोटो दिखाया कि देखो ये हमारे टीचर है, तो मैंने उनको फोटो देखकर ये पहचाना, अरे ये तो वही शिक्षक है जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। तो इनमें अलग है क्या, उन्होंने जो फोटो दिखाई वो, और जिन्होंने मुझे पढ़ाया था वो दोनों एक ही व्यक्ति है ना। यस यस मैम। तो जहां पर एक ही होता है वो होता है एकत्व, एक ही यस वापस मैम। देखा जाता है ना। जैसे मैं मंदिर में गई थी बचपन में, गिरनार जी के या सफेद शिखर जी के मैंने दर्शन किए थे, मैं तब बहुत छोटी थी, अब मुझे कुछ याद नहीं मैम है, मुझे लेकर गए एकत्व थे। का पता चल गया, जो सादृश्य के आपने जो एग्जाम्पल दिए हैं, तो उसमें तो जो हमने किसी व्यक्ति को देखा तो वो दिखने में किसी और के पिताजी के जैसे थे, तो हमने उसको रिलेट किया, इसीलिए उसको रिलेशन को सादृश्य बताया। नहीं, सादृश्य का हाँ, मतलब है पद्म जी, मैं एक मिनट, यहाँ पर ये देखो रिप्रोड्यूस हुआ, मतलब उसके हाँ जैसा बोलिए लगा, बोलिए, मतलब उसके जैसा लगा। उसमें समानता दिखी, समानता जैसे दिखी। आप, जैसे जैसे आपने किसी के आजकल पिताजी को देखा, हम्म। हाँ बोलिए अनिल जी, आप बोलिए पहले फिर मैं बोलती। मैं ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे आजकल अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट आता है एक, तो हाँ जब हाँ हमने हाँ। डुप्लीकेट को देखा तो यस। अमिताभ बच्चन का भान हुआ, ये सादृश्य हो गया, रिजेम्बलेंस। ओके ओके। नाइस। उनमें गुण दिखे, अरे ये अमिताभ बच्चन जैसा ही हाँ। है ना। रिजेम्बलेंस जहाँ, ये तो उनमें उनके गुण समान दिखाई दे तो वो सादृश्य, और यस अलग मैम। अलग दिखाई दे तो वो विलक्षण, विलक्षण। है ना। ये यस क्लियर मैम। हुआ। यस मैम। हाँ, अब देखिए, अब तर्क शुरू होगा, पर तर्क के पहले अविनाभाव क्या है, साधन क्या है, इसे समझ लीजिए, है ना। यहाँ पर हेतु की व्याख्या दी जा रही है, हेतु यानी कारण, साधन, ठीक। क्योंकि तर्क तर्क की व्याख्या होती है व्याप्ति के ज्ञान से, तो उसके पहले हेतु का अर्थ क्या होता है, साधन का अर्थ क्या होता है, अविनाभावी संबंध क्या होता है, इन तीनों का अर्थ अच्छे से समझना जरूरी है। अब देखिए, साध्या विना भावित्वेन निश्चितो हेतु, नहीं इसके बीच में कोई सूत्र छूटा है क्या हमारा? यस मैम, 8 9 10 नहीं बना। 8 9 10 कौन सा है? अभी 7 मैम भी नहीं वो हुआ। 11 नंबर देखते ही मुझे याद आ उपलम्भा, गया। नहीं, अभी तो उपलम्भानुपलम्भी निमित्तम हाँ, व्याप्ति उपलम्भ ज्ञानम अनुपलम्भ, मोह। 7 भी नहीं हुआ मैडम, ठीक है। 7 भी नहीं हाँ, हुआ अभी तो। वही 7, उपलम्भ अनुपलम्भ निमित्तम ना। हाँ जी। ठीक है, तर्क का ये है प्रमाण, या उसके स्वरूप और लक्षण का जो सूत्र है वो छूटा है। देखिए, अब तर्क का पहले मैं वो सूत्र ही पढ़ लेती हूँ। उपलम्भ अनुपलम्भ निमित्तम व्याप्ति ज्ञानम ऊह। आपके सामने है किताब, यस मैम। हाँ मैम। एक मिनट में किताब खोलती हूँ। उपलम्भानुपलम्भि निमित्तम व्याप्ति ज्ञानम मोह। उपलम्ब अन्वय, अनुपलम्भ व्यतिरेक, निमित्तम कारण, व्याप्ति ज्ञानम, व्याप्ति ज्ञान को ऊह तर्क। आपको आपको शेयर हो रहा है स्क्रीन? अभी तक नहीं मैम। मैंने शेयर किया। हाँ आया मैम, यस एक मिनट, वापस स्टॉप करके आया था ना। आया था। अब देखिए, आया ना। नहीं, चला गया। मैम डिले है थोड़ा, आएगा आएगा क्योंकि लास्ट टाइम आएगा आपका आएगा। हुआ था। आ गया मैम। अब देखिए, तर्क प्रमाण का स्वरूप यहाँ पर 7वें सूत्र में बता रहे हैं कि तर्क प्रमाण किसे कहते हैं।
उपलम्भ अनुपलम्भ, उपलम्भ और अनुपलम्भ, उसे कहा है उपलम्भानुपलम्भ निमित्तम व्याप्ति ज्ञानम ऊह, ऊह अर्थात तर्क। ठीक, तो उपलम्भ और अनुपलम्भ के कारण जो व्याप्ति का ज्ञान होता है उसे तर्क कहते हैं। ध्यान रखना, उपलम्भ और अनुपलम्भ किसे कहते हैं? उपलम्भ का अर्थ होता है अन्वय और अनुपलम्भ का अर्थ होता है व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक शब्द हमें गए थे क्या पीछे? आया था मैडम। अन्वय की व्याख्या क्या गए थे ना, अन्वय व्यतिरेक संबंध पहले परिच्छेद में गया था ना। आया था मैडम। अन्वय और व्यतिरेक का अर्थ क्या होता है? अन्वय में जो जरूरी है, जैसे सूरज के संग किरणें उसकी रहेंगी, ये अन्वय हो गया। और व्यतिरेक में आपने बताया था ध्याता और ध्येय एक ही अनुपस्थिति रहे तो वो व्यतिरेक गुण हो जाता है। मतलब कारण के होने पर कार्य का निश्चित होना, वह अन्वय है, और कारण के अभाव में कार्य का अभाव, वह व्यतिरेक है। और जब अन्वय व्यतिरेक घटित होता है तभी आप क्या कर सकते हैं? उसे प्रमाण मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बस उसके समानार्थी पर्यायार्थिक शब्द दिए हैं। उपलम्भ का अर्थ क्या है? अन्वय, और अनुपलम्भ का अर्थ क्या है? व्यतिरेक। तो अन्वय और व्यतिरेक के निमित्त से जो व्याप्ति का ज्ञान होता है उसे तर्क प्रमाण कहते हैं। अब धुएं और अग्नि में अन्वय व्यतिरेक, आप अन्वय संबंध आप कैसे दिखाओगे? जब जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, तो ये अन्वय। जहां जहां धुआं नहीं है वहां वहां अग्नि नहीं है, ये व्यतिरेक। उल्टा ऐसा बोला हो क्या मैंने? सकता है क्या दूसरा सेंटेंस? वही, जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं नहीं है, ये व्यतिरेक। ध्यान रखना, जहां जहां Yes, धुआं है वहां अग्नि निश्चित है, पर यह वो जरूरी नहीं है अन्वय। कि हर अग्नि का धुआं निकले। अग्नि के नहीं होने से धुएं का नहीं होना यह व्यतिरेक है, और धुएं के होने पर अग्नि का होना, मतलब धुएं के Yes, सद्भाव में अग्नि का सद्भाव पाया जाना, यह अन्वय है। अन्वय। यस मैम। धुआं है इसका मतलब यह निश्चित है कि अग्नि है, पर यह जरूरी नहीं है कि अग्नि होने से धुआं होगा ही होगा, हाँ, है ना। यस मैम। तो अन्वय और व्यतिरेक के समय में ध्यान रखना कि आप क्या करते हो, पर जिसके होने से जिसका होना पाया जाता है, ये जो विधेयात्मक वाक्य है, पॉजिटिव सेंटेंस, इसे कहते हैं अन्वय। और जहां जिसके नहीं होने पर जो नहीं होता, जैसे अग्नि के नहीं होने पर धुआं भी नहीं हो सकता, यह है व्यतिरेक, ये निगेटिव सेंटेंस। इसके लिए ही शब्द आया है उपलम्भ और अनुपलम्भ। अब देखो तर्क प्रमाण की व्याख्या देखिए। अन्वय और व्यतिरेक, उपलम्भ और अनुपलम्भ के निमित्त से जो व्याप्ति का ज्ञान होता है उसे तर्क कहते हैं, है ना। व्याप्ति का क्या जैसे डेफिनेशन होगा? व्याप्ति यानी जिसके साथ अविनाभाव संबंध है, जिसका हेतु और साध्य के साथ एक विशिष्ट संबंध है। ये आगे व्याप्ति ना, इसका उदाहरण आगे आएगा, आगे के 2 सूत्र व्याप्ति को लेकर ही है। ठीक, अब देखिए पहले इस सूत्र को समझिए। यह तर्क प्रमाण की व्याख्या दी है। तर्क प्रमाण यह प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न है। तर्क किसे कहते हैं? जहां पर आप तीनों काल में लगने वाले संबंध को, यानी जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ऐसे अविनाभाव संबंध से आप पदार्थ का ज्ञान कराते हैं, है ना, वो तर्क होता है। तो जहां पर दोनों वस्तुओं में, हेतु और साध्य में अविनाभाव संबंध बताया जाता है, वो होता है तर्क प्रमाण। ठीक, अब अविनाभाव संबंध क्या है, व्याप्ति क्या है, उनमें अन्वय संबंध कैसे घटित होता है, व्यतिरेक संबंध कैसे घटित होता है, ये सब हम कल देखेंगे। आज के लिए आप इतना ही रखो, बस शब्दों की पहचान करा के रखो। अविनाभाव संबंध क्या है, अन्वय क्या है, व्यतिरेक क्या है, तर्क क्या है। तर्क को ऊह शब्द भी दिया जाता है। आपने कभी सुना है कि ऊहा पोह चल रहा है? यस मैम, ऊहा बहुत पोह का सुना अर्थ मैम। क्या होता है? ऊह का अर्थ है तर्क,
और अपोह का अर्थ क्या है? वितर्क। जब विद्वानों में तर्क और वितर्क, तर्क और कुतर्क नहीं, ध्यान रखना, तर्क और वितर्क, जब विद्वानों में तर्क वितर्क चलते हैं तब उसे कहा जाता है ऊहापोह, है ना? यूजुअली वो डिबेट, जैसे पार्लियामेंट हाँ, में डिबेट। तो ये अपोजिशन हो न्याय रही है डिबेट ही है पूरा, यहाँ पर खंडन मंडन ही चलता है। ये दर्शन वाला आपकी इस व्याख्या पर खंडन करेगा, मंडन करेगा और अपने सिद्धांतों का मंडन करेगा, फिर मंडन आप करेगा। उनके विरोध में खंडन करना, उनके सिद्धांत, उनके जो विचार है वो किसे प्रमाण मानते हैं, और अपने सिद्धांतों का वहां पर मंडन करोगे। ये न्याय दर्शन में यही है ना? तो ऊहापोह यानी तर्क वितर्क। ठीक, आज इतना ध्यान रखना, ये शब्द जो है इनके अर्थ क्या हो सकते हैं उसको लेकर सोचना, ताकि मुझे कल समझाना ज्यादा आसान रहे, पढ़ाई करना पर लॉजिक की। ठीक, और कोई प्रश्न है आज के विषय को लेकर? नहीं, बहुत अच्छा समझाया मैडम, बहुत अच्छा समझाया। वो तो आसान है, और आपकी सबकी सच में मैं मानती हूँ कि आप क्षयोपशम अधिक कर रहे हैं, आपका पुरुषार्थ अधिक है कि इतना कठिन विषय